नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है, जी के जीएस की हमारी प्रैक्टिस क्लास है ये, और आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे इस क्लास में। नवीन सरपंच हैं और रोहिणी साहू हैं, सनी जी हैं, अंकित यादव हैं, चिराग तिवारी हैं, अंजलि कुशवाहा हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि कल मेरी मैराथन थी सिविल सर्विसेज चैनल पर, है ना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक विषय है, तो उसी के लिए हमारी क्लास थी। तो इस वजह से मैंने आपको मैसेज भी डाला था आपके टेलीग्राम ग्रुप में। आई होप आप लोगों ने वो मैसेज देख लिया होगा, है ना। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। अंजलि जी हैं, नवीन है, शिवम है, और हमारे साथ किरण वर्मा है, वर्षा जी हैं, तनु है, दिनेश हैं, शिवानी सैनी है। सभी छोटे बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और विनीता है, अंश है जी, राशिद अली हैं, गौरी बघेल हैं, अनमोल त्यागी हैं, स्वाति जी हैं। ओके, अजय है, अजय तोमर, हिमांशु हैं, श्रीकांत जी हैं, विनीता है, काजल, गोपाल। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारा प्यार। आ जाइए सब लोग जी। चलिए। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। और सत्यम शाहू कह रहे हैं कि सर मेरा नाम लो। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, है ना। चलिए, एक बार हम लोग ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपका पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट। पदार्थ और उसकी अवस्था, ये कंप्लीट हो चुका है। मैटर एंड इट्स स्टेट, है ना जी, ये कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट इसके हमने एमसीक्यू भी देख लिए, कंप्लीट एमसीक्यू भी हमने इसके देख लिए। दूसरा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, है ना जी। ये जो है आपका, ये भी कंप्लीट हो चुका, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तीसरा चैप्टर अभी आपका केमिस्ट्री में चल रहा है, जो है एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स, ये आपका चल रहा है। इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, आपका परमाणविक मॉडल, परमाणविक मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स। तो दिस इज योर थर्ड चैप्टर, जो अभी ऑन गोइंग है, ये आपका चल रहा है। बाकी का दोनों, ठीक है, हमने दोनों के एमसीक्यूज देख लिए, दोनों के क्वेश्चंस देख लिए, एडिक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखे, जितना डिटेल हम जा सकते थे हमने वो देख लिए, है ना। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई भी होगा। आज हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से हम एटॉमिक मॉडल्स के क्वेश्चंस को भी करेंगे और उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। क्लियर है। आइए, केमिस्ट्री में तो ये है। आगे चलते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी की शायद आज क्लास हुई नहीं है आपकी, आई थिंक, जैसा मुझे पता चला। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय,
ये आपका पहला चैप्टर है, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, मतलब बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। इतना अच्छे से कंप्लीट किया आप लोगों ने सामान्य परिचय कि आप सब कुछ जानते होंगे। दूसरा जो चैप्टर आपका चल रहा है अभी, वह है भारत का भौगोलिक प्रदेश। भारत का भौगोलिक प्रदेश, ये दूसरा चैप्टर है आपका, भौगोलिक प्रदेश। इसमें मैंने आपको एक थ्योरी क्लास दी थी जिसमें मैंने आपको जियोमॉर्फोलिक स्ट्रक्चर बताया था भारत का। क्या बताया था? जियोमॉर्फोलिक, ठीक है, भूगर्भीय संरचना बताई थी आपको, ठीक है। लेकिन ये है आपका फिजिकल डिवीजन जो मैम पढ़ा रही हैं, फिजिकल डिवीजन। मुझे बीच में कुछ भी ऐसा लगेगा तो वो क्लासेस मैं आपकी यूट्यूब पर लेकर आता रहूंगा, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक विभाजन है, ये हमारे ज्योग्राफी में कंप्लीट हो चुका है। मतलब अभी ये चल रहा है, लेकिन इसके भी हमने एमसीक्यूज देख लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे जी। ठीक है, आइए, तो ये है हमारा ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम बात करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके सच में अगर सिलेबस एक बहुत अच्छे से देखो, सभी का सिलेबस चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक अच्छी स्पीड के साथ मेंटेन किए हुए है अगर कोई सिलेबस, तो वो आपका स्टैटिक जीके है। ठीक है, एक अच्छी स्पीड है, अच्छी खासी स्पीड है, बढ़िया तरह से उसको हमने, ठीक है ना, कर रखा है स्टैटिक जीके को, और अच्छा चल रहा है वो, तो उसमें, ठीक है, ये है स्टैटिक जीके में। लेकिन स्टैटिक जीके में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। स्टैटिक जीके में अगर हम बिल्कुल शुरुआत से हम बात करें, तो जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, आप मुझे यहां पर मेरा थोड़ा सा हेल्प करेंगे और बताएंगे कि क्लासिकल डांसेस, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, ये सबसे पहले हमने कंप्लीट किया। ठीक है, स्टैटिक जीके में आप लोग टॉपिक मुझे बताते जाना कि स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। अगर मुझे कुछ याद नहीं आता तो आप बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने क्लासिक डांस देखे, ठीक है, और टोटल जितने भी क्लासिक डांसेस हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे क्लासिक डांसेस को हमने बहुत अच्छे से देखा था, बहुत बढ़िया तरीके से देखा था जी, है ना। तो क्लासिक डांसेस ये हमने देखे। स्टैटिक जीके के आप मुझे टॉपिक बताते चले जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक स्टैटिक जीके में हो गए हैं, तो हम लोग उनको, उन टॉपिक्स को यहां पर एक बार अच्छे से देखते रहेंगे। ठीक है, जी जी, ठीक है। टेंजिबल, इंटेंजिबल जो आपके कल्चरल हेरिटेज हैं वो हो गए बहुत अच्छे, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। अमूर्त, इंग्लिश में इंटेंजिबल, हिंदी में अमूर्त, ठीक है। सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक स्थल, ठीक है, इंटेंजिबल, अमूर्त सांस्कृतिक, ठीक है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये आपका, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभयारण्य, इसमें आपका प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना। और अभी फिलहाल चल रहा है आपका स्पोर्ट्स, अभी जो चल रहा है वो आपका स्पोर्ट्स चल रहा है जी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व वगैरह, ये अभी फिलहाल स्पोर्ट्स चल रहा है ना। तो ये हमारा चल रहा है। थोड़ा सा स्टैटिक जीके पर हमें बहुत अच्छे से जो है कमांड करनी है, क्योंकि स्टैटिक जीके पूरा रटने वाला विषय है। तो हमें कोशिश करनी है कि साथ के साथ सारी चीजों को हम याद करते हुए चलें, हम रटते हुए चलें, है ना। ये हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए कि सारी की सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से याद करते हुए चलें। अब इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है आपकी, क्योंकि पॉलिटी, ठीक, में आपको इश्यूज आए, मतलब वो, मतलब कहने का आशा है कि मैम इज नॉट वेल, तो आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है।
और हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में अभी आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड ही चल रहा है, अभी आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड ही चल रहा है हिस्ट्री में, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलिए, तो क्या इस शनिवार को, ठीक है, जितना भी इस सप्ताह हो जाएगा चारों विषयों में, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों विषयों में इस सप्ताह जितना भी हो जाएगा, क्या हम इस शनिवार को, ठीक है, उसकी क्लास ले लें? ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे ऐसे ही एक प्रॉमिस किया था क्लास का, और वो क्लास आपकी हो नहीं पाई थी, है ना, क्योंकि मैं बताऊं, मैं उस क्लास को मैनेजमेंट से पूछ नहीं पाया, मुझे याद नहीं रहा, और मैं पूछ नहीं पाया मैनेजमेंट से, और बेटा बिना मैनेजमेंट की परमिशन के हम उसे नहीं ले सकते, बिना मैनेजमेंट की परमिशन के नहीं ले सकते हम उसे। तो फिर मैं ये सोच रहा हूं कि इस सैटरडे में प्लान करूं, पहले मुझे उनकी परमिशन मिल जाती है तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसकी थ्योरी प्लस उसके एमसीक्यूज हम ले लें, है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब आपका हो चुका है और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, है ना, कितना क्या क्या हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां पर चलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हमने देखा था कि मोमबत्ती का जलना, अभी हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पे हैं, केमिस्ट्री में हम एक क्लास पीछे चल रहे हैं, केमिस्ट्री में एक क्लास पीछे चल रहे हैं, तो जल्दी से हम देखेंगे, पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से देख लेते हैं। देखो, अगर भौतिक परिवर्तन है, देखो अब इसमें पूछा है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, तो यहां पर समझना, इसमें लिखा है भौतिक और रासायनिक दोनों, ये गलत होगा। मैं बताता हूं कैसे ये गलत होगा। मोमबत्ती का जलना, अगर आपसे कहे कि जलना, ठीक है, जलना दहन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, जलना रासायनिक परिवर्तन है, केवल रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होगा? मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये बात ध्यान रखना, मोम का पिघलना। ठीक है, या फिर इसमें पूछ लिया जाए मोमबत्ती का पिघलना, मेरे प्यारे बच्चे सौम्या, अगर इसमें पूछ लिया जाए मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। जहां पर कोई भी चीज पिघले, जहां पर कोई भी चीज पिघले तो वह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जहां पर दहन आ जाए, जहां पर क्या आ जाए, जहां पर दहन आ जाए, जहां पर जलना आ जाए, ये समझना बच्चे, जहां पर बर्निंग आ जाए, क्या आ जाए, जहां पर बर्निंग आ जाए, दहन आ जाए, हमेशा दहन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, हमेशा दहन रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों क्यों होगा बच्चे? क्योंकि जब कभी भी दहन होता है तो दहन होने के बाद आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना, दहन होने के बाद आप कभी भी उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, नंबर फर्स्ट, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा, जब कभी भी आपका बर्निंग होगा, जब कहीं भी दहन होगा तो रासायनिक केमिकल परिवर्तन उत्पन्न होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। मतलब रासायनिक परिवर्तन कैसे होंगे? कुछ पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म जो हैं वह बदल जाएंगे बच्चे, रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। और ये मेरी बात समझ में, क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। बस ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में रखनी है। तो मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये बात बिल्कुल सही है, जलना रासायनिक परिवर्तन है। मैंने बताया था बेटा, कुछ भी जले, बस जिया ना जले, कुछ भी जले, जो कुछ भी बर्निंग हो रहा है वो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा विक्रम, ठीक है, क्लियर है? ओके, वो रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल प्रक्रिया है, रिवर्स नहीं कर सकते। और इसमें क्योंकि जब कभी भी दहन होता है ना, तो दहन होने के बाद रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। अब यहां पर है लोहे का जंग लगना, जब लोहे पर रस्टिंग हो जाती है तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। जब लोहे पर रस्टिंग, लोहे पर जंग लग जाएगी तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उससे लोहे के जो रासायनिक गुणधर्म है वो बदल जाते हैं, और जंग लगने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है हनी यादव, ये बात आ रही है समझ में? नव्या त्रिपाठी, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। और मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान रखना,
कभी भी अवस्था परिवर्तन हो, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी अवस्था परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तन जैसे कि आपका मेल्टिंग हो, गलना हो, जैसे कि आपका फ्रीजिंग हो, जलना हो, जैसे कि आपका सब्लिमेशन हो, ऊर्ध्वपातन हो, जैसे कि आपका कंडेंसेशन हो, संघनन हो, ठीक है, जैसे कि आपका डिपोजिशन हो, निक्षेपण हो, ये मेरे प्यारे बच्चे, या फिर आपका बाष्पन हो, एवेपोरेशन हो। अवस्था परिवर्तन हमेशा कैसा परिवर्तन होगा मेरे प्यारे बच्चे? भौतिक परिवर्तन होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। अवस्था परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चे कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अवस्था परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तन हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है, हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है अवस्था परिवर्तन। दूसरा, जिसको आप रिवर्स कर सके, जिस प्रोसेस को रिवर्स कर सके, रिवर्स कर सके, ठीक है ना, तुम जिस भी प्रोसेस को रिवर्स कर सके वो हमेशा अवस्था परिवर्तन होगा। जिस भी प्रोसेस को हम, ठीक है, रिवर्स कर सके वो हमेशा कैसा होगा? फिजिकल चेंजेस होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। यदि आप रिवर्स कर सकते हैं तो वो होता है, ठीक है। तीसरा, रासायनिक गुणधर्म नहीं बदले, रासायनिक गुणधर्म नहीं बदले, केमिकल, ठीक है, जो क्वालिटीज हैं वो चेंज ना हो तो भौतिक परिवर्तन होगा। अब इसमें है दूध से दही का बनना। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर आप दही से दूध नहीं बना सकते। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। जल का बर्फ में बदलना, तो ये जमना हो रहा है तो कैसा परिवर्तन होगा? जमना, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जल का बर्फ में बदलना है तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि इसको आप बाष्पीकरण से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल है। ये कैसा है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है। फलों का पकना हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर कोई भी फल पक जाए तो आप दोबारा से उस फल को कच्चा नहीं कर सकते, ठीक है सर। बेटा पिघलना फिजिकल चेंज होगा, बर्न होना केमिकल चेंज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बर्निंग केमिकल चेंज है मेरे प्यारे बच्चे, यही मैंने आपको बताया। बर्निंग कैसा है? बर्निंग रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग कैसा है? बर्निंग रासायनिक परिवर्तन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बर्निंग रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मेल्टिंग, इसमें पिघल ना जाए, मेल्टिंग, पिघल ना जाए, तो पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पिघलना कैसा परिवर्तन है? पिघलना भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है पिघलना। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है शिवा? ओके, आइए अब इसमें शुष्क बर्फ का धुएं में बदलना, गैस में बदलना। शुष्क बर्फ मींस, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस में बदल जाए तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन मींस, ठीक है, चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन है। तो हमेशा सब्लिमेशन कैसा होगा? एक भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ये नॉन रिवर्सिबल है। ये कैसा है भैया? ये नॉन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ये इरिवर्सिबल है। इसको अगर आप कांच टूट गया तो दोबारा से आप कांच को जोड़ नहीं सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन इरिवर्सिबल है, मतलब आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन है ये फिजिकल चेंजेस, है फिजिकल चेंजेस, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, नेशनल पार्क से जो भी क्वेश्चंस हैं, तो नेशनल पार्क से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। भैया पूछ रहे हैं टोपी क्यों पहनी है? पहन ली है, हिमाचली टोपी है, ठीक है, पहाड़ी टोपी इसको कहते हैं, मन किया आज पहन ली, बस, ठीक है। इसके पीछे इतना सा रीजन है और कोई कारण नहीं है इसको पहनने का, ठीक है। आ रही है बात समझ में सभी को? ठीक है, कि सोचा कि आज पहन लेते हैं, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर डेली हम इसको क्लास में पहनेंगे, आप बता देना, डेली पहन कर आया करेंगे, है ना। हाँ सर, एक सनी का कमेंट है कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्यों नहीं लेकर आते?
उससे थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सनी अभी एक्चुअली क्या है कि जो आपके टॉपिक चल रहे हैं वो ऐसे टॉपिक हैं कि वहां से इस तरह के क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे स्टेटमेंट वाइज। जैसे ही हम आगे चलेंगे थोड़े से कठिन टॉपिक स्टार्ट होंगे तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आपके वहां से बनने लग जाएंगे, है ना। जी ओके, अब हम यहां पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2025 में देखिए अधिसूचित भारत का 58th टाइगर रिजर्व कौन सा है। 58th टाइगर रिजर्व जिसको मार्च 2025 में नोटिफाइड किया गया है। मार्च 2025 में मेरे प्यारे बच्चे जिसको नोटिफाइड किया गया है, अधिसूचित किया गया है, भारत का 58th टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो आप कहेंगे माधव टाइगर रिजर्व है। और माधव टाइगर रिजर्व कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो माधव टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व कहां पर है, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अगला है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो वो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है इसको भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये कहां पर है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। जी, ये आंध्र प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, भारत का 33वां ठीक है एलिफेंट रिजर्व जो है आपका तराई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, हम इसको तराई एलिफेंट रिजर्व भी बोलेंगे। ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व है, तराई एलिफेंट रिजर्व। ये तराई एलिफेंट रिजर्व कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तराई एलिफेंट रिजर्व, तराई एलिफेंट रिजर्व भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअली स्टार्ट किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। अब अगला प्रश्न है किस राज्य में बाघ रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 9 है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी हैं, नेशनल पार्क भी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर 12 है। ठीक है, टोटल मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा है। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 9 है। दूसरा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी हैं। और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, आप कहेंगे नेशनल पार्क की संख्या 12 है। क्या आप में से कोई 12 के 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के बता सकते हैं। ठीक है, देखिए पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ठीक है, एक माधव, ठीक है, ये भी है, कान्हा है आपका, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, एक कौन सा है, एक आपका कान्हा है, एक फॉसिल्स है, एक डायनासोर फॉसिल्स है। तो कुल मिलाकर ऐसे ठीक है 12, और 12 में जो है वो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। टोटल 12 नेशनल पार्क है आपके मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, कहां पर है। तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है 2001 में, जिसको सेहभूम टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, और ये झारखंड में है। सेहभूम टाइगर रिजर्व कहां पर है, झारखंड में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है सेहभूम टाइगर रिजर्व, सॉरी एलिफेंट रिजर्व। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व है सेहभूम एलिफेंट रिजर्व, और ये एलिफेंट रिजर्व झारखंड में है, माफ कीजिएगा, झारखंड में है ये। बहुत अच्छे। माधव 58 है, रातापानी 57 है जो कि एमपी में है, और गुरु घासीदास तिमोर ठीक है पिंगला, ये 56वां टाइगर रिजर्व है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। धौरपुल करौली ये 55वां है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा था और कहां पर है, तो एलिफेंट रिजर्व भारत का पहला सेहभूमि एलिफेंट रिजर्व, और सेहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में 2001 में इसको स्थापित किया गया था सेहभूमि को। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। 80% जंगली बाघ किस देश में पाए जाते हैं,
ठीक है, विश्व के 80% जंगली बाघ जो टाइगर्स हैं वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, 80% टाइगर्स आपके भारत में हैं। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व के बारे में पूछा है। अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु स्टेट में पड़ेगा। अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व जो है ये इसको आप तमिलनाडु स्टेट में देखेंगे, तमिलनाडु स्टेट में है अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद है कि अगर टाइगर रिजर्व की घोषणा है, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमें टाइगर रिजर्व या किसी भी नेशनल पार्क को हमें टाइगर रिजर्व घोषित करना है, तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो आप कहेंगे सर एनटीसीए करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संस्थान। तो ये इसकी जो है ना घोषणा करता है कि अगर हम किसी को एज अ टाइगर रिजर्व अनाउंस्ड करते हैं, उसको घोषित करते हैं। तो ठीक है सर, तो बाघ रिजर्व की घोषणा कौन सी संस्था करती है? एनटीसीए करती है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करती है। ओके, आइए नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क के बारे में हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो नेशनल पार्क ये मैं रिवाइज आपको करा चुका था, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं रिजर्व आपको रिवाइज करा चुका था। चलिए मुझे पीछे से रिवाइज आपको कराने हैं और कोशिश करनी है कि साथ के साथ क्लास के क्लास में हमको याद हो जी। ठीक है, साथ के साथ हमको याद हो। हाँ, एक प्रश्न है कि सर आपको करंट के भी क्वेश्चन ऐड करने थे, बिल्कुल करेंगे करंट के भी क्वेश्चन। सबसे पहले आप उड़ीसा में देखेंगे। उड़ीसा में 3 नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल, भितरकनिका और नंदनकानन। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में 3 नेशनल पार्क हैं। अब देखो आप कैसे लिखेंगे, उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा में 3 नेशनल पार्क आप कर देंगे ऐसे करके, और आपको याद करना है और मेरे साथ साथ बोलना है, मेरे साथ साथ बोलना है। आपको याद करना है कि नंबर फर्स्ट है सिमलीपाल, सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल। दूसरा भितरनिका, भितरनिका, और थर्ड वन इज आपका नंदनकानन, नंदनकानन उड़ीसा में। अगर याद हो गया तो बताना। अब देखो अगर हम लिखकर याद करेंगे तो ये हमसे याद हो जाएगा, अगर हम लिखकर याद करेंगे तो याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और इसी तरह से हमें करना है। तो उड़ीसा में सिमलीपाल है, उड़ीसा में भितरनिका है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, भितरनिका है और नंदनकानन है उड़ीसा में। ठीक है, नेशनल पार्क है उड़ीसा में, नेशनल पार्क है। पंजाब में नेशनल पार्क बेसिकली पंजाब में एक वेटलैंड है जो है हरी के वेटलैंड, और ये भी एक आर्टिफिशियल वेटलैंड है पंजाब में। ठीक है, तो इसलिए पंजाब में हमें ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है नहीं। पंजाब में एक वेटलैंड है और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, अब हम नागालैंड में बात करेंगे। नागालैंड में आपका इंटांगी, क्या है? इंटांगी, ये आपका नेशनल पार्क पड़ेगा नागालैंड में। तो अगर इंटांगी जैसा कोई नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाना, इंटांगी, अगर आपको इंटांगी जैसा कोई नेशनल पार्क देखने को मिलता है तो आप समझ जाना कि वो नागालैंड में होगा। इंटांगी है ना, इसके नाम से ही है, इसका नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, तो इंटांगी मतलब आप समझ लेना नागालैंड से है, इंटांगी नागालैंड से है। ओके, अब हम पीछे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मणिपुर में। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो मणिपुर में ऐसा नेशनल पार्क है बच्चे जो विश्व का एकमात्र, ठीक है, पूरे विश्व में ऐसा है, एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है तैरता हुआ केवुल लामजाओ। दूसरा है आपका सिरोही, सिरोही, ठीक है, ये है आपका मणिपुर में। मणिपुर में केवुल लामजाओ और सिरोही, ठीक है, याद हुआ? तो मणिपुर में मुझे भी याद हो गया, मणिपुर में मुझे भी याद हो गया कि मणिपुर में सिरोही है और मणिपुर में केवुल लामजाओ है। मणिपुर में सिरोही है और मणिपुर में केवुल लामजाओ है। सिरोही और केवुल लामजाओ
ये मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं। मेघालय में हम चलेंगे, मेघालय में भी 2 नेशनल पार्क हैं। मेघालय में एक तो है नोक्रेक। नोक्रेक, अब ये जो नोक्रेक है मेघालय का, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नोक्रेक, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है नोक्रेक। और दूसरा है आपका बल्फाक्रम, ठीक है, बल्फाक्रम, बल्फाक्रम नेशनल पार्क। नोक्रेक और बल्फाक्रम, मतलब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य है कि आपकी क्लास इतनी हो रही है, जीएस की, फिर इंग्लिश की 2 क्लासेस हैं आपकी, मैथ की क्लासेस हैं, तो आपकी क्लासेस इतनी हो रही हैं, तो यहां पर इस क्लास का उद्देश्य है कि बस इस क्लास में आओ और पूरा इस क्लास पर ध्यान लगाओ। इस क्लास के क्लास में आपको रिवीजन करवाने की गारंटी भी है ना जी। ठीक है हिमांशी, ओके। तो मेघालय में नोक्रेक और बल्फाक्रम, नोक्रेक बल्फाक्रम। मणिपुर में सिरोही और मणिपुर में केबुल लामजाओ। मिजोरम में आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, मुरलेन, एक मुरलेन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और दूसरा फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। फांगपुई ब्लू माउंटेन, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो एक मुरलेन नेशनल पार्क, दूसरा फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ठीक है सर, बोलो क्लियर है। एक मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, दूसरा फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मेघालय में आपका नोक्रेक और दूसरा आपका बल्फाक्रम नेशनल पार्क, बल्फाक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक बल्फाक्रम नेशनल पार्क। मणिपुर में आपका एक सिरोही और दूसरा मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सिरोही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र में हम चलेंगे। अब महाराष्ट्र में 90 गांव है, महाराष्ट्र में संजय गांधी, इसको बोलते हैं वोटिविली नेशनल पार्क है। चंदौली, ठीक है, नाम बेशक चंदौली है लेकिन महाराष्ट्र में है। टाडोबा है, गुगामल नेशनल पार्क है, और पेंच नेशनल पार्क है, जिसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो एक बार फटाफट से आप रिवाइज करो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, सब लोग आएंगे मेरे साथ शामिल होंगे और रिवाइज करेंगे। महाराष्ट्र में नवेगांव नेशनल पार्क, बोलो मेरे साथ, बोलो महाराष्ट्र में नवेगांव नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में संजय गांधी, ठीक है, बोरीवली है, ठीक है, बोरीवली नेशनल पार्क है, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, तो ये है संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद चंदौली नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में टडोबा नेशनल पार्क है, महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क है, और महाराष्ट्र में आपका पेंच, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क है। अब हम आएंगे बांधवगढ़ के बारे में। बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया है, और इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यह कहा जाता है कि इस किले को भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था, मतलब ऐसी एक मान्यता है। तो ये मान्यताओं पे चल रहा है बेटा पूरा खेल, ठीक है, मान्यता है तो मान्यता है कि इस किले को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को दिया था। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, इसका नाम ही बांधवगढ़ किले के नाम पर है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो मेकाल श्रृंखला में है। मेकाल इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा, तो सतपुड़ा का एक हिस्सा है मेकाल। तो मेकाल श्रृंखला में स्थित कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा ठीक समृद्ध है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में है, पेंच है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, वन विहार नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, पन्ना है, सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद मंडला जीवाश्म, मंडला फॉसिल्स नेशनल पार्क है, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, और इसमें कूनो नेशनल पार्क है। कूनो में, ठीक है, हमने चीता का संरक्षण किया है, कूनो में चीता का। जबकि बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ इज फेमस फॉर टाइगर, बांधवगढ़ टाइगर। हाँ, पेंच एमपी में भी है और पेंच बेटा महाराष्ट्र में ही है। पेंच को हम दोनों स्टेट में काउंट करते हैं क्योंकि दोनों की ही बाउंड्री पे है ये। तो पेंच आपका मध्य प्रदेश में भी आता है, पेंच आपका महाराष्ट्र में भी आता है, ठीक है, दोनों में आता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे 11 है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा है, टोटल 12 है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा है।
तो पेंच है, ठीक है, बांधवगढ़ है, वन विहार है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय है, ठीक है, फॉसिल्स है, डायनासोर फॉसिल्स है, ओमकारेश्वर है, कुनो है, ठीक है। बांधवगढ़ और कान्हा के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे वो बता दिए। अब सुंदरवन जो है ये भी एक नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है सुंदरवन, ठीक है, प्लस टाइगर रिजर्व भी है। तो एक नेशनल पार्क तो है ही सुंदरवन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुंदरवन इज अ नेशनल पार्क। इसके साथ साथ सुंदरवन एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, प्लस इसके साथ साथ सुंदरवन जो है वह एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी है, टाइगर रिजर्व के रूप में भी है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कान्हा और माधव है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में सुंदरवन, ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स है ना, इसका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। ये बहुत बार पूछा गया कि रॉयल बंगाल टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है, तो आप कहेंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट एक्चुअली सुंदरवन है। सुंदरवन इज अ डेल्टा, जो कि मैंग्रोव वन यहां पर पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है सुंदरवन, जो कि बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ठीक है। और ये दैट इज एग्जांपल ऑफ आर्कवाइट डेल्टा, ये चापाका डेल्टा का एक एग्जांपल है। अच्छा, नीचे से बोर्ड कट हो रहा है, ओके ओके, एक सेकंड का समय देंगे आप। नीचे से बोर्ड कट हो रहा है, बोर्ड को सही कर लेते हैं, हमारे हाथ में ही है बोर्ड को सही करना। ठीक है, ओके, ठीक है, अब सही हो गया होगा, अब आपको दिखेगा, ठीक है। ये रिमोट से हमारा कैमरा चलता है। आओ तो यहां पर देखो, ठीक है सर। कान्हा माधव ये मध्य प्रदेश में है और हमने इसके बारे में हमने देखा। पश्चिम बंगाल में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में नाउरा वैली नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, और जल्दापाड़ा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, जल्दापाड़ा इज फेमस फॉर, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। तो जल्दापाड़ा है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है, सभी भैया जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, जल्दापाड़ा है, बोलो हाँ, जल्दापाड़ा है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, नाउरा वैली नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। अब आंख बंद करो और आंख बंद करके लिखो यहां पर, ठीक है, कौन कौन से हैं पश्चिम बंगाल में, सब लोग, ठीक है। तो लिखो, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है नंबर फर्स्ट, बोलो मेरे साथ, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में दूसरा बुक्सा नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में तीसरा नाउरा वैली नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में चौथा आपका गोरुमारा नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में आपका सिंगालीला नेशनल पार्क है, और पश्चिम बंगाल में आपका जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है। तो जल्दापाड़ा, सिंगालीला, गोरुमारा, नाउरा वैली, बुक्सा, सुंदरवन, ठीक। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, नेचुरल हैबिटेट है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। और दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में ये जाना जाता है। अब केरला में आएंगे, जहां पर भी शोला लग जाए, केरला के हैं वो नेशनल पार्क जहां शोला लग जाए। शोला एक्चुअली पता क्या है, उस कटिबंधी वर्षा वनों को हम शोला कहते हैं, ठीक है। जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उनको भी शोला कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और उन्हीं शोला में आपके नेशनल पार्क की स्थापना हुई, और केरला में आपको देखने को मिलेंगे जैसे अनाईमुडी शोला, जैसे कि आपका पम्बादुम शोला, जैसे कि आपकी मथिकेट्टन शोला। तो एक ट्रिक होती है मेरे प्यारे बच्चे, जब हम स्टूडेंट थे तो हमने याद किया था कि अगर कभी भी किसी भी नेशनल पार्क में शोला लगा हुआ हो, शोला, तो समझ जाना कि शोला केरल का है। और शोला क्या है मैंने आपको बता दिया, शोला फॉरेस्ट। तो यहां पर देखो, पेरियार, जो भी पेरियार रिवर मिल जाए, पेरियार डैम मिल जाए, पेरियार नेशनल पार्क मिल जाए, आप समझ लेना केरला होगा। कुछ भी आपको जीवन में पेरियार मिले और वहां पर केरल ऑप्शन है तो आप केरल क्लिक करके आ जाना, 101% सत्य होगा, 101%, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। तो पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। अब फिर दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई, जहां शोला लग जाए, अनाईमुडी शोला। साइलेंट वैली हम सब लोग जानते हैं कि साइलेंट वैली जो है वो आपका केरला में है। पम्बादुम शोला, मथिकेट्टन शोला, और आपका एर्राविकुलम नेशनल पार्क है। एक्चुअली ये भी एर्राविकुलम शोला है, कई जगह एर्राविकुलम शोला आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। एर्राविकुलम नेशनल पार्क, मेरे साथ साथ बोलेंगे, एर्राविकुलम नेशनल पार्क, बोलो हाँ भैया, एर्राविकुलम नेशनल पार्क। दूसरा मथिकेट्टन नेशनल पार्क, बोलो भैया मथिकेट्टन नेशनल पार्क।
लेकिन ये शोला है। तो मैंने क्या बोला कि जहां पे भी लग जाए शोला, जहां पे भी लग जाए शोला, क्लियर है, जहां पे भी लग जाए आपका 16, तो वो क्या हो जाएगा आपका केरला का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 में शोला लगा है, अनाईमुडी शोला, पम्बाडुम शोला, मथिकेटन शोला, साइलेंट वैली, पेरियार और आपका एर्राविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके ये सब हैं, ठीक है, आपके कर्नाटक के। कर्नाटक में आपका एक तो बांदीपुर है, बांदीपुर इज फेमस फॉर टाइगर, ठीक है, बाघों के लिए बांदीपुर बहुत फेमस है, बाघों के लिए बहुत फेमस है बांदीपुर, है ना जी। तो बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया और अंसी नेशनल पार्क हो गया। अंसी और बांदीपुर दोनों कर्नाटका में है, अंसी और बांदीपुर कर्नाटका में है। लेकिन आगे हम चलेंगे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका में है, बांदी नेशनल पार्क कर्नाटका में, अंशी है, बांदी है, नागरहोल है, बन्नेरघट्टा है और कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। ये सब कर्नाटक के हैं। एक्चुअली ये कर्नाटक में प्लेसेस हैं, ये कर्नाटक में स्थान है, कर्नाटक में जगह है, ठीक है। बन्नी है, अंशी है, बन्नेरघट्टा है, नागरहोल है, कुद्रेमुख है और आपका बांदीपुर है। तो अंशी बांदीपुर, अंशी बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख। अब नागरहोल जो है इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, नागरहोल नेशनल पार्क का, ठीक है। कन्नड़ शब्दों में सांप और धाराओं के नाम पर नागरहोल रखा गया है। ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। अब झारखंड में केवल एक ही है, झारखंड, ठीक है, लेकिन है झारखंड बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत इतना ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन झारखंड मतलब रिच बहुत ज्यादा है वो मिनरल्स की दृष्टि से, झारखंड का बहुत ज्यादा महत्व है ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल्स। तो झारखंड में आपका बेतला है, बेतला नेशनल पार्क, मेरे साथ बोलेंगे, बेतला नेशनल पार्क कहां पर है, झारखंड में। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है, बेतला। जम्मू एवं कश्मीर में 3 मिलेंगे, दच्चीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली। अब ये जो दच्चीगाम है आपका, दच्चीगाम फेमस है, ठीक है, जो वहां का, ठीक है, हारुल का नेचुरल हैबिटेट है दच्चीगाम जो है, दच्चीगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली, ये जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल में, ठीक है, पिनवेली है, सिंबलवाड़ा है, इंदर किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, टोटल 5 है हिमाचल में, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हिमाचल में 5 है। पिनवेली नेशनल पार्क हिमाचल में नंबर 1 पिनवेली, नंबर 2 सिलवाड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल में, पहला पिनवेली है, दूसरा आपका सिंबलवाड़ा है, तीसरा आपका इंदर किला नेशनल पार्क, कौन सा है, इंदर किला नेशनल पार्क है, चौथा आपका खीर गंगा नेशनल पार्क है, 5वां आपका ग्रेट हिमालयन है। हरियाणा में सुल्तानपुर है और कालेसर है हरियाणा में। गुजरात में गिर, वंसदा, ब्लैक बक, मरीन, ठीक है ना। इसके बाद मरीन जो है, मरीन के बारे में है कि मरीन पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और ये जंगली गधा के लिए फेमस है। ये मरीन के बारे में है, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट मरीन के बारे में है। मरीन नेशनल पार्क जो कि कच्ची खाड़ी में है, मरीन नेशनल पार्क जो कि कच्ची खाड़ी में है, ये पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है आपका, और दैट इज फेमस फॉर अ वाइल्ड आर्च। ये जंगली गधा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जंगली गधा, ठीक है। गिर है, वंसदा है, ब्लैक बक है, ठीक है आपका, और हरियाणा में 2 है, कालदेसर और सुल्तानपुर। गोवा में भगवान महावीर, जिसको कहेंगे मोलेम नेशनल पार्क, भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है। गुरु घासीदास कांगेर घाटी है, ये कांगेर है बेटा, और इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है। भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, भगवान महावीर मोलेम गोवा में है। गुरु घासीदास संजय, ठीक है, नेशनल पार्क कांगेर घाटी और इंद्रावती, कांगेर घाटी इंद्रावती, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। आगे आपका बिहार में केवल एक है, वाल्मीकि, बिहार में केवल। अब ये जितने भी आप देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये असम के हैं। असम में काजीरंगा है, काजीरंगा और जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में, और काजीरंगा असम में। ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, दोनों ही, चाहे काजीरंगा हो चाहे जल्दापाड़ा। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में है आपका और काजीरंगा असम में है। ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना, काजीरंगा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ फैक्ट्स हैं जो नोट किए जाए। कैसे कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से लैस है, ठीक है। यहां पर भारत का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर भी है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र भी है। यहां पर भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है।
भारत का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला गोल्डन टाइगर ये काजीरंगा नेशनल पार्क, इंडिया फर्स्ट गोल्डन टाइगर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर इसके बाद मानस नेशनल पार्क है, इससे मानस नदी होकर गुजरती है। नामेरी नेशनल पार्क ये असम में है, नामेरी है। रायमोना है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई। डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क है। सिकना ज्वालाऊ नेशनल पार्क ये भी असम में है, ये भी असम में है। कौन कौन से असम में बोलेंगे? नामेरी, मानस, काजीरंगा, काजीरंगा मानस, काजीरंगा मानस नामेरी, काजीरंगा मानस नामेरी, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क और सिकना ज्वालाऊ नेशनल पार्क। कौन सा? सिकना ज्वालाऊ नेशनल पार्क। बोलो मेरे साथ, सिकना ज्वालाऊ नेशनल पार्क, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है बाबू, आइए बात समझ में। तीन है आंध्रा में, राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर। अरुणाचल में मोलिंग, नामदफा, नामदफा में भारत का पहला तितली विविधता केंद्र स्थापित किया गया था। इसके अलावा ये हमने ठीक लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लिए थे, ठीक है, ये आपके अंडमान निकोबार में है, लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज कर लिए थे। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन। साउथ बटन सबसे छोटा नेशनल पार्क है भारत का, सबसे बड़ा है एमएसआई या लद्दाख में। महात्मा गांधी मेरीन और रानी झांसी मेरीन, ठीक है, ये है। क्लियर है? तो अंडमान निकोबार के हम देख चुके थे नेशनल पार्क, और ये सारी चीजें हम देख चुके थे, ये जो फैक्ट है ये सब हम देख चुके थे। अब हम यहां पर कुछ हाथी रिजर्व के बारे में बात करेंगे, जो है प्रमुख एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, फटाफट से जल्दी से देखेंगे। और प्लस माइक कार्यक्रम का ये पूछा जाता है कि माइक कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, कई बार पूछा गया कि माइक प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो माइक प्रोग्राम जो है इसकी पहले फुल फॉर्म याद करो। माइक की क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। भारत में टोटल इसके 10 केंद्र हैं, है ना। तो माइक प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हम एलिफेंट रिजर्व देखेंगे। मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में है। एक्चुअली कर्नाटक, आज कर्नाटक है, कल तक कर्नाटक का नाम मैसूर हुआ करता था, है ना। तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व ये भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है, मैसूर कर्नाटका में है। भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है मैसूर, कर्नाटका में है। क्लियर है? कर्नाटका में है। डांडेली ये कर्नाटका में है, डांडेली। काजीरंगा कार्बी एवलॉन्ग, ठीक है, ये असम में है। ये एलिफेंट रिजर्व ये असम में है। तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व भारत का सबसे बड़ा है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व भारत का सबसे बड़ा है। डांडेली कर्नाटका में है, डांडेली। काजीरंगा कार्बी एवलॉन्ग ये असम में है। धनसिरी लंगडिंग ये असम में है। दिहिंग पटकाई ये असम में है। सोनितपुर ये असम में है। सोनितपुर हाथी रिजर्व पता किसके लिए फेमस है? यहाँ पर ह्यूमन और एलिफेंट जो क्या नाम है वो है बच्चे, एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में हुआ था। तो इसलिए सोनितपुर हाथी रिजर्व पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ये बहुत फेमस है यहाँ पर, ठीक है। सोनितपुर हाथी रिजर्व असम में है। दिहिंग पटकाई ये भी असम में है, दिहिंग पटकाई। धनसिरी लंगडिंग, धनसिरी लंगडिंग जो है ये भी असम में है। वायनाड नीलांबूर पेरियार अनामुडी ये केरल में है। वायनाड एक्चुअली एक सिटी है केरल का। तो वायनाड नीलांबूर पेरियार, और मैंने बोला था जहां पर भी पेरियार लग जाए केरला हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, जहां पर भी पेरियार आ जाए केरला हो जाएगा। तराई ये उत्तर प्रदेश में है, तराई एलिफेंट रिजर्व सबसे नया एलिफेंट रिजर्व है तराई, ठीक है। नीलगिरी अगस्तमलाई ये तमिलनाडु में है। श्री विल्लीपुत्र ये तमिलनाडु में है, विल्लीपुत्र एलिफेंट रिजर्व।
तमिलनाडु में है। श्री विल्लीपुत्र एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, श्री विल्लीपुत्र एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है। इसके बाद मयूरभंज महानदी संबलपुर उड़ीसा में, मयूरभंज उड़ीसा, महानदी उड़ीसा संबलपुर, ठीक है। इसके बाद सिंगफन हाथी रिजर्व नागालैंड में है, सिंगफन। एटांकी नागालैंड पढ़ चुके हैं। गारो हिल्स ये आपका मेघालय में, सिंहभूम ये झारखंड में है। बदलखोल तमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ में है, बदलखोल तमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ में, बदलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। शिवालिक ये उत्तराखंड में है। मयूर झरना पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कामेंग आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये एलिफेंट रिजर्व हैं सारे। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि मानव और हाथी संघर्ष को रोकना और हाथियों का संरक्षण और संवर्धन करना। कुल मिलाकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व है, 33। और जो सबसे नया है 33वां, वो आपका तराई एलिफेंट रिजर्व है। 32वां केरला का है, अगस्तमलाई, सॉरी तमिलनाडु का है, अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु, माफ करना। सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कर्नाटक, दूसरे पे असम, तीसरे पे आपका केरला है, ठीक है। सबसे बड़ा हाथी रिजर्व मैसूर है, ठीक है ना। सबसे बड़ा हाथी रिजर्व हाथियों की संख्या के आधार पर मैसूर है, क्षेत्रफल के आधार पर भी, और लेकिन हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। चलिए, नेशनल पार्क हमने सारे देख लिए। तो ये कुल मिलाकर हमने नेशनल पार्क सारे देख लिए हैं। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, डिजर्ट, ये सब हम देख चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास इतनी ही थी। कल की क्लास में ध्यान रखना, कल की क्लास में हम केमिस्ट्री में आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कल की क्लास में केमिस्ट्री में ठीक हम एटॉमिक मॉडल्स पर आएंगे। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताएंगे, यहां से क्वेश्चंस लेके आएंगे, तैयार रहना है, बहुत डिटेल में यहां से क्वेश्चंस लेकर आएंगे, है ना। ज्योग्राफी में भारत के भौगोलिक प्रदेश से कल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आगे के भी, ठीक है। स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स जो है उसको कोशिश करेंगे पूरे स्पोर्ट्स को याद कराएं। और इतिहास में प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, आपको ये ऐसा क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है। हिस्ट्री में जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तभी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लस एक और कोशिश, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये करेंगे हम कि हम क्वेश्चन शामिल कर सकें आपके, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी। तो करंट अफेयर्स का भी इसमें शामिल करना मेरा उद्देश्य है, और कल आपको करंट अफेयर्स भी देखने को इसमें मिलेगी, ठीक है। ओके, ओके। वीकली क्लास मैं परमिशन ले लूं, मेरी खुद हार्दिक इच्छा है कि यार एक 3-4 घंटे की जबरदस्त वीकली क्लास हो, टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यूज, और पूरे सप्ताह का जो भी निचोड़ है उसे हम यूट्यूब पर देख रहे हों। थैंक यू सो मच, ठीक है। और सब लोग बहुत मस्त तरीके से रहो, एकदम बढ़िया तरीके से रहो, ठीक है ना। और गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिव रहो, है ना, बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत बढ़िया से रहो हमेशा, ठीक है, मस्त रहो यार, बस इतना सा कहना है मेरा, मुस्कुराते हुए रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप सभी को, है ना।